जो अच्छा दिखने में भी अच्छा है लेकिन वो छोटा है, और दूसरा क्या है बड़ा है लेकिन वो खूबसूरत ब्रीड का उत्पादन ज़्यादा करना है तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं। जिस मात्रा में मतलब पहले उसके अंदर रस निकलता था उससे ज़्यादा रस निकलेगा और मीठा निकलेगा, तो काफ़ी ट्रेंडिंग का ये सेक्टर बनने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल चौहान और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल अतुल चौहान पर। हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे देश के अलग अलग नौजवानों से, अलग अलग विशेषज्ञों से, अनुभवी व्यक्तियों से, सभी तरह के लोगों से। बात करेंगे आने वाले कल की, बात करेंगे बीते हुए कल की, बात करेंगे उज्जवल भविष्य की, बात करेंगे छात्रों की, बात करेंगे विज्ञान की, बात करेंगे समाज की। जी हाँ, इस सीरीज का हम नाम है STF। तो आज की इस सीरीज में हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं जतिन चौहान। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, बहुत वियर्ड फील हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें इस सीरीज को आगे लेके जाना है। आज हम शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। तो मेरे साथ में है जतिन चौहान और ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं फार्मेसी की। इन्होंने किया हुआ है BSc बायोटेक्नोलॉजी से, राइट सर? यस बिल्कुल। तो हमने क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता है। जब अमूमन जब हम देखते हैं अपने आसपास, तो जब हम 12th क्लास पास करते हैं, मैंने भी की है, बहुत सब लोग करते हैं, मेरे दोस्तों ने की, तो हम सोचते हैं इन जनरल जो गाँव के इलाके हैं BSc कर लेते हैं ग्रेजुएशन में, या फिर BA से ग्रेजुएट हो जाते हैं, या फिर बायोलॉजी कुछ लोग लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जो आप बायोटेक्नोलॉजी से आपने जो डिग्री हासिल की है, तो उसके क्या मायने हैं? मतलब कि उसका मतलब वो क्या है, उसका मतलब क्या है? आप क्या क्या कहना चाहते हैं इस देश को, इस दुनिया को, आज के नौजवानों को, कि इसका क्या मतलब? बिल्कुल अतुल जी, मैं आपका पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर लाया। हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा था कि हम एक वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे लेकर, और आज वो मौका आया है। बहुत। तो हम ये है कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, सही इन्फॉर्मेशन जो बच्चों पे जाए कि क्या करना चाहिए। मतलब 12th के बाद अगर जो बायोलॉजी है तो उन्हें क्या फील्ड अपनाना चाहिए। तो बेसिकली अभी आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। यस। बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जो कि लाइफ यानी कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निक को मिलाकर एनिमल और प्लांट की ब्रीडिंग में या उनके प्रोडक्ट में कोई नया बदलाव लाना, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए या फिर जो फसलें हैं या एनिमल्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको नई तरीके से चेंज करके कुछ उपयोगी बनाना। अब आपने बहुत देखा होगा कि कुछ ऐसी सब्जियां हैं, ऐसे फल हैं बिना मौसम के ही मिलते हैं, तो वो सब किसकी वजह से? केवल बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। ओके। ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी जो बहुत ही तेजी से इंडिया में ग्रो कर रहा है। और इसका जो नाम दिया बायोटेक्नोलॉजी का, वो दिया था कार्ल एरिके ने 1919 में, जो कि थे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग थे जी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो कि शुरुआती दौर में अभी इंडिया में इतना नहीं था, लेकिन अब 2021-22 यानी कि 2000 के बाद ये इतना ग्रोइंग फील्ड हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा। मतलब जहाँ तक कि मैं जानता हूँ आपकी बात से, मतलब आप कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड जो चीजें जिन्हें कहते हैं कि वो सब उत्पादन है बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत है, जो कि हम बेमौसम आम खा सकते हैं, है ना? और किसान अपने खेत में बड़ी से बड़ी ज्वार उगा सकता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि कुछ भी दो चीज लेकर के एक गोभी का एग्जांपल लेते हैं। गोभी क्या है, एक फूल है और दूसरा फूल है कि उसकी मतलब वैरायटी बहुत बढ़िया है उसकी जी। उसमें खुशबू या खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है जी। दूसरा जो है दूसरा फूल है वो छोटा है लेकिन बहुत दिखने में अच्छा है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करेगी, जो अच्छा दिखने में भी अच्छा है लेकिन वो छोटा है, और दूसरा क्या है बड़ा है लेकिन वो खूबसूरत, तो उन दोनों के बीज लेगी या उनके पार्टिकल्स लेगी और दोनों को मिक्स करके उनका हाइब्रिड बना देगी। तो एक नया बीज उससे तैयार होगा जो कि दिखने में भी बढ़िया होगा, खाने में भी अच्छा होगा और हेल्थी होगा। वो एक यानी कि वो हाइब्रिड बन जाएगा एक। ऐसे ही एनिमल ब्रीडिंग में भी जो नई नई नस्लें तैयार हो रही हैं, नए नए एनिमल्स के प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उसमें भी किसी दो एनिमल्स का प्रोडक्ट मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है।
तो इस काफ़ी मतलब ये उसका मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है। इसमें ऐसी ऐसी मेडिसिन मतलब बायोटेक्नोलॉजी से लाई कर रही है कि बहुत खतरनाक बीमारियों का भी निवारण कर देती है, मतलब खत्म कर देती है उनको जड़ से। ये सब किससे हो पा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी से। बहुत खूबसूरत आपने बात बताई है कि हम जितने भी व्यंजनों का स्वाद ले पा रहे हैं, जो कि बेमौसम भी हमें स्वाद दे रहे हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों को स्वादिष्ट भोजन या फिर अलग अलग तरह की नस्लें मिल रही हैं, चाहे वो खेती की हों, चाहे वो पशुओं की हों, चाहे वो फसलें हों, कुछ भी हो, तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, उसकी वजह से ये हो रहा है, राइट। तो मेरा अभी जो दूसरा सवाल है वो ये है कि मतलब इसकी आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से जो सोसाइटी है हमारी, राइट, उसको क्या जरूरत है आपके हिसाब से? देखिए, कुछ भी चीज़ का इनोवेशन होता है तो वो जरूरत को देखते हुए होता है, राइट। ऐसा नहीं कि सोसाइटी कहेगी कि हमें इसकी जरूरत है जब पता चलेगा। भाई हम में से कोई पर्सन या कोई इंजीनियर या कोई साइंटिस्ट देखता है, बाहर का एनवायरनमेंट देखता है कि भाई उसको ये जरूरत है इस चीज़ की, तो वो कुछ इनोवेशन डिस्कवरी करता है। तो उसको देखते हुए जब मैंने बताया कि 1973 में डीएनए रिकॉम्बिनेंट यानी कि डीएनए में कुछ बदलाव करके एक नया तरह का डीएनए बनाया गया था। तो ऐसे ही जो फसलें, मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिए काफ़ी फसलों के, ऐसे ही सोसाइटी में बहुत सी चीज़ होती हैं कि उनको मतलब जैसे हम लेते हैं मिल्क के लिए, मिल्क का उत्पादन ज़्यादा करना है या फिर किसी ब्रीड का उत्पादन ज़्यादा करना है, तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की। यही सोसाइटी की ज़रूरत है। या हमें कोई प्लांट्स में ही कोई ज़्यादा उत्पादन करना है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो पहले जो उसका बीज था, जो उसकी ब्रीडिंग थी, वो इतनी नहीं हो पा रही थी, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में उसकी हाइब्रिड करने के बाद उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से सोसाइटी की भी जरूरत रहती है कि कम खर्चे में जमीन हो जाए। तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और उसमें कॉस्ट कट हो जाता है, राइट। एक प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है और इससे जो उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है। और जो प्रोडक्ट बनता है बायोटेक्नोलॉजी के बाद, जो प्रोडक्ट बनता है बायोटेक्नोलॉजी यूज करने के बाद, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, यूज़ करने में भी अच्छा लगता है। खैर, आपने मतलब अपना जब ग्रेजुएशन किया था वो कौन से साल में किया था? मैंने ये एडमिशन लिया था 2013 में, यानी कि 2013 में, Okay. और कंप्लीट होता मेरा 2016 में। ये मैंने किया था CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर। तो उसके बाद फिर लाइफ कैसी रही? तो कैरियर इसमें काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, लेकिन ये है कि शुरुआती दौर में अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाओगे तो प्राइवेट सेक्टर में शुरुआती दौर में इसमें सैलरी कम है, सैलरी पैकेज कम है। ओके। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे, हॉस्पिटल में या फिर रिसर्च सेक्टर में, रिसर्च डेवलपमेंट में, या इसके अंदर फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी इसमें, तो इसमें अगर गवर्नमेंट में सही है इसका सैलरी पैकेज। उसके लिए एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, एग्ज़ाम होता है। Okay. तो लेकिन मेरा शुरू से ही ये था कि अगर जो गवर्नमेंट में जाओ तो गवर्नमेंट में उतना टाइम दो जितना आप झेल सको। एक 2-3 साल, ये नहीं कि उसके लगे हुए हैं, ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर को पकड़ा है। तो प्राइवेट सेक्टर में मैंने मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी पकड़ी है, उसमें मैंने जॉब भी की है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के लिए अच्छा फील्ड है, और लेबोरेटरी के लिए, जेनेटिक्स फील्ड के लिए इनमें भी इसका स्कोप अच्छा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, मतलब मेरा एक सवाल है और मेरा व्यक्तिगत सवाल है जी, कि मतलब हो सकता है वो इस विषय से हटके हुए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ख़राब दिन कौन सा था आज तक? आप याद करके बताओ मुझे एक बार, मतलब कौन सा ऐसा दिन होगा जो आपको लगा होगा यार मुझे बहुत ख़राब था, और क्यों? सब अच्छे दिन हैं, कुछ ना जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मैं एक बताता हूँ, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, CRPF की भर्ती, तो उसमें दिया था। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रखी थी। मेरा फिजिकल भी कंप्लीट हो चुका था, टाइपिंग फिजिकल भी कंप्लीट हो चुका था, रिटन भी कंप्लीट हो चुका था, जो उसकी और भी चीज़ थी वो भी सब कंप्लीट हो चुकी थी। लास्ट में आता है उसमें टाइपिंग। तो टाइपिंग में जो मैंने मेहनत करी थी, 3 महीने मैंने टाइपिंग सीखी, सब चीज़ बढ़िया था। जब मैंने टाइपिंग का वहाँ एग्ज़ाम दिया तो टाइपिंग करते वक्त 1-2 स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो उसकी वजह से पूरी जो टाइपिंग थी मेरी सब खराब हो गई, उसमें जो नंबर आया था वो नहीं आ पाया। तो उस दिन मुझे बहुत मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी अपनी मेहनत करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा था उस दिन। तो वो दिन मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर तो घर से बहुत जोर पड़ा। तो घर से डांट पड़ी थी कुछ? नहीं, घर से तो जब देखा बच्चे ने मेहनत भी करी है, अगर जो मेहनत नहीं करते तो घर से जब डांट मिलती है।
अगर ये बच्चा मेहनत भी कर रहा है, लगातार जा रहा है, सुबह को मेरी 8 बजे क्लास थी, फिर शाम को भी एक क्लास थी 7 बजे करीब, तो मतलब बहुत मेहनत करी थी उसके लिए। अच्छा, ये है कि मेहनत के क्या मायने हैं आपकी लाइफ में, मतलब क्या लगता है आपको कि मेहनत का मायना केवल ये है कि अपने आप को जो संतुष्टि मिल गई कि हमने इसमें 100% अपना दिया है, तो वो अपनी मेहनत है। अगर जो मेहनत करने के बाद भी चाहे पास हो फेल हो अलग चीज़ है, वो तो देखो हमारे हाथ में नहीं है, डिसीजन या जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में होता है कि मेहनत, अगर जो हम पास होने के बाद या फेल होने के बाद ये देखें कि हमने मेहनत की लेकिन नहीं आया या मेहनत करी नहीं, तो फिर अफसोस करने को वो नहीं होता। अगर जो मेहनत करी है खुद को पता लगता है कि हमने मेहनत करी है या नहीं करी है, इसको 100% हमने दिया है या नहीं दिया है, तो वो ही अपने लिए सही है। खैर, ये बहुत ही उम्दा सवाल था और उम्दा जवाब दिया है आपने। और अभी मेरा जो अगला सवाल है ये है जो मेरी टीम ने मुझे सवाल दिए हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है इसमें कि यूथ को जो ये है आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें करियर बनाना चाहिए या नहीं, तो आपका क्या राय है? देखिए, इसमें करियर बहुत अच्छा है, करियर ऑप्शन में ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो ये जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं बायोटेक में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। तो हार्डवर्क और जिसका इंटरेस्ट है बायोटेक के फील्ड में, उसी के लिए करियर इसमें अच्छा है। वरना अगर जो कोई पैसे के लिए जाएगा, पैसे के लिए वो इसमें मेहनत नहीं कर पाएगा और इंटरेस्ट के हिसाब से वो काम नहीं कर पाएगा, तो उसका करियर इसमें अच्छा नहीं रहेगा। इसमें अगर करियर बनाना है, करियर में इसमें जो 10th क्लास में जिनमें बायोलॉजी है वो या मैथ भी है, वो डिप्लोमा कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है 3 साल का 10th के बाद। देखिए, अगर हम बात करते हैं डिग्री के लिए, तो डिग्री में 12th प्लस में फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है ही, और बायोलॉजी या मैथ में एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ये डिग्री होती है 3 साल की BSc बायोटेक्नोलॉजी। और अगर जो इससे हाई फाई डिग्री करना चाहते हैं यानी कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इसमें मैथ कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ कंपलसरी है। ये कोर्स ये होती है डिग्री 4 साल की बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद आप PhD भी कर सकते हैं, एक डॉक्टरल बायोटेक्नोलॉजी आती है वो कर सकते हैं, जिसमें आपको डिग्री मिल जाती है डॉक्टरल की। इसके अंदर आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। इसको करने के बाद इसमें आप ट्यूटोरियल बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और जेनेटिक्स बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और अगर जो हम मेडिसिन फील्ड में देखें, क्वालिटी कंट्रोल में आपको मिल सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में मिल सकती है जगह आपको, और ऐसे ही काफ़ी सारे फील्ड हैं जिसमें हमें जगह मिल सकती है। जिस तरीके से आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में यानी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम्स जितने भी हो रहे हैं सब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब अभी जब से आधार कार्ड आया और आधार कार्ड लिंक हो गया तो बहुत से लोग हैं, जैसे इंडियन आर्मी की भर्ती हो जाती है या कोई और भर्ती हुई, तो इनमें जो है वो अगर एज कंप्लीट हो गया तो रीअप्लाई नहीं कर सकते और अब वो कोई फ्रॉड भी नहीं कर सकते। अभी के समय में जो है वो अगर वो कुछ कहते ना कि वो दोबारा कोई आजकल उम्र कम करा के पहले 10th या 12th शायद कर लेते थे लड़के लोग, लेकिन अब वो भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि आप जैसे ही अंगूठा पंच करते हैं वहाँ पे थंब पंच करते हैं तो फिर आपका पता चल जाता है कि पूरा डेटा जो है सामने स्क्रीन पे दिख जाता है। तो अभी जैसा एनवायरनमेंट है ना, प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब में आप देखिए, मैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी काम को करने के 10,000 रुपये है, राइट, मतलब सही उसकी कॉस्ट है वो 10,000 रुपये, लेकिन किसी की मजबूरी है और परिवार की जिम्मेदारी है, तो उसी काम को वो जो बंदा है उस काम को वो 5,000 6,000 में करता है, तो जो 10,000 का काम है वो 5-6 हज़ार में हो जा रहा है, तो कंपटीशन इससे बढ़ जाता है, भीड़ बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। मैं देख पाता हूँ, लोग कहते हैं, मतलब मैं भी खुद पर्सनली ये बात बोलता हूँ कि आप अगर मेहनत करने वाले, अगर आप काम करने वाले हैं तो मतलब आपको नौकरी जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बट नौकरी मिलेगी और वो कम पैसों में मिलेगी कि हम मजबूर हैं, हमारी मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है। तो ऐसे माहौल में ऐसी पूरा का पूरा माहौल ऐसा है, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा है, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि इस जो बायोटेक्नोलॉजी है इस फील्ड में जो सक्सेस है उसके चांसेस कितने परसेंट है? देखिए, इस एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन छुपे हैं कि सैलरी के रिलेटेड एक तो क्वेश्चन हो गया, राइट, दूसरा हो गया कि चांस कितने हो सकते हैं। यस। तो इसमें चांस की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे फील्ड हैं, हॉस्पिटल से लेके लेबोरेटरी लैब से, एनिमल हस्बेंड्री से लेकर और पोल्ट्री फार्म, इसमें प्लांट ब्रीडिंग या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोफेसर वगैरह, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में, और भी काफ़ी सारे फूड सिक्योरिटी, फूड ड्रग इंस्पेक्टर, ये सब चीज़। इसमें अगर जो हम गवर्नमेंट की बात करें
तो गवर्नमेंट में जो बच्चा जाएगा उसकी सैलरी शुरुआत हो जाएगी 35,000 से स्टार्ट हो जाएगी, और वो जाती है जैसे जैसे सीनियरिटी आती रहती है बच्चे में, वो 3 लाख तक जाती है, मैक्सिमम 3 लाख तक होती है। ऐसे ही अगर प्राइवेट में करें तो प्राइवेट में काफ़ी कम मिलती है फ्रेशर को। एक फ्रेशर को वे रखते हैं 8,000 से लेकर 10 या 12,000 तक फ्रेशर को एंड हो जाता है। ये बहुत कम सैलरी है। बहुत कम सैलरी है, और काम लेते हैं पूरा 8 घंटे तो बताते हैं, लेकिन 8 घंटे के बाद भी काम करना पड़ सकता है। उसमें क्या होता है कि शुरुआत में बंदे कम रहते हैं उसमें, और बंदे अगर ज़्यादा भी हैं तो फिर भी उसको 8 घंटे तो करना है, उसके बाद ओवर टाइम भी इंडस्ट्री में करना पड़ता है। बहुत सी जो होती है जैसे मार्केटिंग में होती है, मार्केट सेल्स पर्सन होते हैं, उनकी जॉब ऐसी होती है उसको उनकी 6 घंटे होती है, लेकिन सेल्स पर्सन में सैलरी फिर भी अच्छी मिल जाती है, उनकी लगभग 20,000 से प्लस मिलती है। लेकिन जो इंडस्ट्री के अंदर है, मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, उसके अंदर सैलरी प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम मिलती है शुरुआत में, 8,000 12,000, लेकिन बढ़ते बढ़ते जैसे सीनियरिटी आई तो इसमें भी सीनियरिटी बनने में वही 1.5 से 3 लाख तक पहुंच जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। प्राइवेट सेक्टर का आप किस तरीके से देखते हैं? प्राइवेट सेक्टर को मैं इसी तरह से देखता हूँ कि वो तो किसी पे मतलब उनको नॉलेज आ गई, नॉलेज आने के बाद उन्होंने अपना कोई शुरुआत करने के बाद जैसे फंडिंग बढ़ी तो उन्होंने अपनी कंपनी बड़ी कर ली, और जो बंदे रखते हैं वे सोचते हैं कि कम से कम सैलरी में बंदे मिल जाएं और काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये गलत है सही आपके हिसाब से? देखिए, अगर जो मैं ओनर के हिसाब से देखूँ तो ओनर तो यही चाहेगा कि मेरा कम से कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, लेकिन वो थोड़ा गलत है क्योंकि जो हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए काम कर रहा है उसके लिए भी सोचना चाहिए, उसके लिए भी कुछ ध्यान रखना चाहिए कि भाई जितनी भी सैलरी हमें देते हैं उतनी सैलरी में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ऐसा है कि मेरे ख्याल से अगर किसी काम की वर्थ 10,000 रुपये है, 15,000 है, 20,000 है, तो अगर एक ओनर है, एक प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो जब उसे पता है, उसने बजट में कॉस्ट में पकड़ा हुआ है कि मेरा ये काम मुझे कराना है, इसके लिए मैंने 20,000 का बजट है मेरा, इतने रुपये देने, तो फिर उसे खेल नहीं खेलना चाहिए सामने वाले के साथ। देखिए, जो एमएनसी कंपनी होती है, एमएनसी कंपनी में बिल्कुल सेम होता है, जितना उन्होंने बजट बनाया है वो उसी बजट के अंदर देने की कोशिश करते हैं। हाँ। और वे ध्यान भी रखते हैं, अपने एम्प्लॉय होते हैं उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनके मेडिकल का इंश्योरेंस या फिर जो भी पर्सनल भी उनके यूज होते हैं उनके लिए भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जो वैसी प्राइवेट कंपनी बहुत सारी हैं जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड में ऐसा कुछ नहीं होता है। अनलिस्टेड में तो यह है कि बिल्कुल धक्का मार चल रहा है, बस आ जाओ और काम करो, काम अगर तुम हमें इतना नहीं दे पा रहे हो तो वो निकाल देते हैं, तुरंत कर देते हैं फायर। तो इसमें यही है कि अगर प्राइवेट कंपनी में जाना है तो कोई एमएनसी कंपनी देखो, एमएनसी कंपनी में आपको अच्छा मिलेगा, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो उसका एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम में अगर जो अच्छा निकल गया आपका तो अच्छा पैकेज मिलेगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इंस्टाग्राम चलाते हो? इंस्टाग्राम चलाता हूँ। तो रील्स देखते हो? रील्स जो रील्स देखते, हाँ रील्स देखते हैं। तो मतलब क्या देखते हो, जो आज की जो जनरेशन है वो मतलब कैसे काम कर रही है, मतलब जो रील्स जो आप देखते हो इतनी सारी, जब भी आपका समय लगता है थोड़ी भी, तो मतलब आप कैसे देखते हो आज की? आप मतलब फेसबुक चलाते होंगे? मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ कि बस जैसे उसका पॉपअप आ गया या फिर नोटिफिकेशन आ गया तो देखता हूँ कि किसी ने कुछ भेज तो रखा। मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम में वैसे यूज़ नहीं करता हूँ, ज़्यादा रील्स वगैरह देखने की कोशिश नहीं करता हूँ। सच में? मैं केवल देखता हूँ कि किसका मैसेज आ गया, इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ओके। यूट्यूब, हाँ बाय द वे मेरे याद आ गया, जतिन चौहान इनका यूट्यूब चैनल है और नाम है एजुकर पॉइंट, राइट? एजुकर पॉइंट और स्टडी विद जतिन है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप जाएं और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप जुड़े हुए हैं तो ज़रूर जाएं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इनके चैनल पर आते हैं, तो आप इनसे वहाँ मिल सकते हैं जाके परमानेंट, ठीक है? इनको सब्सक्राइब कीजिए और इनके परमानेंट, इनके स्टूडेंट बन जाइए, इनके फ्रेंड बन जाइए, इनकी फैमिली बन जाइए, ठीक है? तो शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अपना जो गवर्नमेंट सिस्टम, क्योंकि अक्सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल। तो न्यूज़पेपर में आपने जो बायोटेक्नोलॉजी है, हाँ, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़ी है, कोई न्यूज़ पढ़ी है या फिर कोई सक्सेस स्टोरी या कुछ भी पढ़ा है कभी? बायोटेक्नोलॉजी में एक मतलब जो शुगर के नचा गन्ना, तो उसके बीज के बारे में आ रहा था एक बार कि एक नया बीज बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है
दो बीज को मिलाकर एक नया बीज बनाया गया है, जिसमें मतलब कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलेगा और उसके अंदर जिस मात्रा में होगा शुगर ज़्यादा निकलेगा, जिस मात्रा में मतलब पहले उसके अंदर रस निकलता था उससे ज़्यादा रस निकलेगा और मीठा निकलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो या तो मैं इस फील्ड से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं हूँ, है ना, तो या तो ये बात होगी या फिर दूसरी बात ये हो सकती है मैं शायद ध्यान नहीं देता हूँ किसी चीज़ पे, है ना। तो कहीं ना मुझे ये जानना है खाली कि जो है आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें इस टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है ना, जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी क्या वैल्यू है, मतलब आपके हिसाब से क्या गवर्नमेंट किस तरीके से इसको देखती है? देखिए, गवर्नमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम उसमें ध्यान नहीं देते, क्योंकि काफ़ी का फील्ड नहीं होता है और जिसका फील्ड होता है वो शुरुआत में जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ वो प्राइवेट की तरफ निकल जाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि गवर्नमेंट में इस चीज़ को देखते हैं। गवर्नमेंट में भी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और काफ़ी सारे इसमें फील्ड हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट करवाते हैं। नए नए मेडिसिन, नए नए प्रोडक्ट्स ब्रीडिंग के लिए या फिर प्लांट हस्बेंड्री में भी काफ़ी सारा सहयोग है। और दूसरा, बहुत सारे कॉलेज हैं गवर्नमेंट जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी वाले को एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर रखा जाता है और बढ़िया सैलरी में रखा जाता है। और तीसरा हो गया फूड सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी गार्ड, ड्रग और मेडिसिन में ड्रग इंस्पेक्टर, ये काफ़ी चीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाई रखी है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब निकलती हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले को रखा जाता है। काफ़ी लैब होती है, लैब में इनको बायोटेक्नोलॉजी वाले को जगह दी जाती है, उनके अलग से अलॉटमेंट होते हैं कि इतनी सीट बायोटेक्नोलॉजी वाले के लिए रखे। आपको क्या मतलब कितने % वैकेंसी निकलती होंगी? देखिए, परसेंटेज का तो ऐसा है कि कितनी आपके हिसाब से, अगर मैं कहूँ कि 100 मतलब 100 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो क्या लगता है कितनी वैकेंसी होती होंगी उसके अकॉर्डिंग? बायोटेक के लिए देखिए फील्ड काफ़ी तो गवर्नमेंट सबके लिए देती है, लगभग मिनिमम और मैक्सिमम 5 से 7% ओनली। तो अभी क्रेज है क्या बायोटेक्नोलॉजी का या नहीं? अभी तो बिल्कुल क्रेज है, अभी तो ग्रोइंग सेक्टर में है बिल्कुल, मतलब कि अभी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। अब आने वाले टाइम में देखोगे तो काफ़ी ट्रिलियन का ये सेक्टर बनने वाला है। अभी तो बिलियन पे है लेकिन ट्रिलियन में बनने वाला है। तो मतलब अभी ये राय है आप सबके लिए, हाँ, आप अगर जो आप बायोटेक में आप का इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप बायोटेक को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मैंने एडमिशन का बताया कि 10th के बाद डिप्लोमा होता है और 12th के बाद डिग्री, उसमें BSc बायोटेक कर सकते हैं या बीटेक बायोटेक कर सकते हैं। ये अच्छा ऑप्शन है। बस ये देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आप हार्ड वर्किंग इसमें होना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें नए नए डेवलपमेंट करने पड़ते हैं, नए नए इनोवेशन करने पड़ते हैं, टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली अगर आप क्रिएटिव हैं, हाँ, अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करना, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं और बहुत अच्छी रकम कमा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसा कि बताया जतिन जी ने कि ये ट्रिलियंस का एक सेक्टर होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम और भी बातें करने वाले हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत में कब से है, मतलब भारत में टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कब आई या कब से? देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी कब से आई। तो इस भारत में बायोटेक्नोलॉजी को लाने वाली पर्सनैलिटी का नाम है किरण मजूमदार शो, और ये एक बायोटेक कंपनी जो कि बायोकॉन के नाम से जानी जाती है, उनकी चेयरपर्सन भी है, यानी कि उनके फाउंडर हैं ये। इन्होंने ये 1978 में मतलब इंट्रोड्यूस करवाया भारत के अंदर। इन्होंने अपनी कंपनी लाई बायोकॉन। इन्होंने अपना शुरू करा था ये एक अपने घर में जो रेंटेड गैराज था उसके अंदर इन्होंने केवल 10,000 रुपीज़ से इसको छोटा सा शुरू करा था, बायोकॉन के नाम से, बायोकॉन इंडिया के नाम से। ये इतना लेट लाइमलाइट में क्यों आया? मतलब इतना समय पहले अगर इसका भारत से इंट्रोडक्शन हो गया था तो फिर ये रेवोल्यूशनरी एक एजुकेशन नहीं बन पाया जल्दी से, ऐसा क्यों हुआ? देख, कोई भी फील्ड है शुरुआत में एकदम से इनोवेशन नहीं होती है उसकी, क्योंकि उसका रिजल्ट आने में भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि विश्वास नहीं करते हैं लोग बाग एकदम से किसी भी चीज़ पे। इसका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टाइम आया, क्योंकि पहले फॉरेन में था, फॉरेन में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। और अब भी अगर जो कोई भारत में बायोटेक कर ले और अगर जो फॉरेन जाने का उसका सपना भी है, तो फॉरेन में अगर जो बायोटेक का यूज़ करे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। रिलेट करेगा जो भारत से, भारत में ग्रीन सेक्टर है, लेकिन अगर जो अभी तुरंत ही अगर जो फॉरेन में करना चाहे तो बहुत अच्छा उसको पैकेज भी मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी।
जैसे आपने बताया कि इतनी लेट भारत में क्यों आया, तो भारत में लाने वाली किरण मजूमदार जी थी, इन्होंने बायोकॉन अपनी कंपनी खोली, तो उसी के थ्रू ईस्ट होता है, ईस्ट एक प्रोकार्योटिक सेल होती है, तो उनके थ्रू एक एंजाइम वगैरह बनाते हैं ये उस कंपनी में, तो उसके द्वारा ये इंडिया में लाई। तो उसके बाद ये कंपनी मतलब बायोटेक फील्ड भारत में इनोवेशन होने लगा, और अब तो इतना ज़्यादा है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज बायोटेक से रिलेटेड है हमारी इंडिया में। लगभग 350 के करीब कंपनीज हमारे भारत में है बायोटेक से रिलेटेड, जिसमें सब काम पूरा टोटली बायोटेक से रिलेटेड होता है। तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने 350 कंपनीज कहाँ एक आई थी 1978 में, और 1978 से अगर देखें 2024 चल रहा है अब, तो लगभग 24 और ये लगभग 40-50 साल के अंदर 350 कंपनी लाना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे सवाल तो ख़त्म हो गए। आप मुझे आपसे ये जानना है कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी, आपके साथ इस वीडियो में आने के बाद काफ़ी कुछ बोलने का मौका मिला, दर्शकों के सामने ऐसा आने का मौका मिला, और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला इस तो चीज़ से। अनकंफर्टेबल फील हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं, एजिटेट हुआ आप थोड़े बहुत? नहीं अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे तो नहीं कैमरा देख के झूठ बोल रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, कैमरा का तो रोज का काम है। तो आपको देखना चाहिए इनको जाके, इनका काम देखना चाहिए, और आपको तारीफ करनी पड़ेगी उस काम की। अगर आप फार्मेसी के फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको इनके वीडियोस को देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगी एक बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। वो सिलेबस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो किसी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ब्रीड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आप आराम से जाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये चैनल ज़रूर करें। ऑब्वियस सी बात है, मैंने रीज़न आपको दिया है और हम किस लिए काम करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे रीज़न के लिए वीडियो बनाई जा रही है, आपका सपोर्ट इस चैनल को काफ़ी आगे ले जाएगा, और जिस रीज़न के लिए हो रही है ये आपको रीज़न बता दिया गया है इसमें, ये हमारा नहीं है, आपका भी रीज़न हो सकता है कि किसी की मदद हो आपके द्वारा, तो आप बिल्कुल सहयोग करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मेहमान के साथ, और नई बातचीत करेंगे, नई कहानी आपको सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक पहुँचे, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। अगर अच्छा कुछ भी लगता है तो उस पार्ट को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो हम आपकी सारे क्वेश्चन क्वेरीज पहुँचाएंगे जतिन सर तक। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी आपको दे दी जाएगी, उस पर ईमेल कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, आपका काम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।